हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा था HTML का। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनको जो है प्रॉपर समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से वही चीज़ हमें दोबारा से समझाई जाए। तो मैं आज आपके लिए फिर से HTML के चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर्स कर रहा हूँ। तो पहला है हमारे पास यही टॉपिक्स है HTML को हम एक बार फिर से रिपीट करते हुए चलेंगे जिससे कि आप इजीली इसको समझ में आ पाए। तो HTML क्या है? देखिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, HTML में क्या होता है, HTML में हम यूज़ करते हैं कुछ कोडिंग्स होती हैं, उनको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, तब जाके हमारे कुछ जो वेब पेजेस हैं वो बनते हैं। HTML का बेसिकली यूज़ जो है वो वेब पेजेस बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं HTML में। HTML बेसिकली बेस्ड होती है टैग्स पे से। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स एक ऐसे होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जैसे कि ये एक टैग्स है। टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टैग और एक होता है ओपन टैग, एक होता है क्लोज टैग। ओपन टैग के लिए हम ये यूज़ करते हैं, क्लोज टैग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हुआ ओपन टैग का साइन, ये हुआ क्लोज टैग का साइन। HTML के अंदर बेसिकली कौन से टैग्स आते हैं? HTML के लिए बेसिकली जो टैग्स होते हैं वो चार होते हैं। HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। ये वो टैग्स है जिनका यूज़ हम मेनली हर प्रोग्राम्स में करते ही करते हैं, इनका यूज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो HTML हुआ, हेड टैग हुआ, टाइटल हुआ और बॉडी हुआ। तो इनको हम क्लोज भी ऐसी फॉर्म में करते हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे कि ये हुआ HTML हेड और फिर हुआ टाइटल और फाइनली आया बॉडी। ठीक है, ओके। तो HTML क्लोज किया, हेड आया, हेड को क्लोज करते, टाइटल आया, टाइटल को क्लोज कर, बॉडी आया, बॉडी को क्लोज किया। अब हम सीखेंगे कि HTML के प्रोग्राम बनते कैसे हैं, रन कैसे होते हैं, कहाँ हम उनको बनाएं और कैसे उनको रन कराएं। देखिए, HTML के प्रोग्राम्स जो बनते हैं वो बनते हैं नोटपैड में। केवल आपको ये सारे प्रोग्राम केवल नोटपैड में ही बनाने होंगे। नोटपैड के अलावा कोई और एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पर आप ये प्रोग्राम बना सकें। ना MS वर्ड में बनेगा, ना एक्सेल में, ना पावर पॉइंट में। बच्चे कुछ भी एप्लीकेशंस खोल कर बैठ जाते हैं और कहते हैं फिर प्रोग्राम नहीं बन रहा। तो ये बात ध्यान से रखिए कि प्रोग्राम्स केवल नोटपैड के अंदर ही बनेंगे। अब क्या होगा नोटपैड में? नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे? नोटपैड ओपन करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट पर, स्टार्ट के बाद जाएंगे रन पर, रन के बाद आप जो बॉक्स आएगा वहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड और प्रेस कर देंगे एंटर बटन। एंटर बटन को हम प्रेस कर देंगे तो स्टार्ट हुआ, रन हुआ, नोटपैड हुआ। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जिसे हम नोटपैड स्क्रीन बोलते हैं, वो आ जाएगा। वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स आपको बनाने होते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद फाइल को हम करते हैं सेव। सेव कैसे करते हैं? देखिए, सेव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आमतौर पर आप क्या करते हैं, नॉर्मली आपने सेव का बटन प्रेस किया, वहाँ पर नाम डाला, फाइल सेव हो गई। लेकिन इसका तरीका HTML के प्रोग्राम्स बनाने का थोड़ा अलग होता है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सेव पर या सेव एज़ पर। हम चले गए सेव एज़ पर। चलिए, सेव एज़ के बाद हमने लोकेशन सेलेक्ट की डेस्कटॉप। साइड में आपकी लोकेशंस आएंगी, आपको प्रोग्राम की फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। प्रोग्राम की फ़ाइल हम हमेशा ऐसी जगह सेव करते हैं जहाँ से वो हमें इजीली मिल जाए, हमें ज़्यादा भागा दौड़ी उसके लिए ना करनी पड़े, ज़्यादा क्लिक इधर उधर ना करने पड़े। सेव एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद जहाँ पर आप फाइल का नाम डालेंगे, सपोज़ मैं बना रहा हूँ के नाम की फ़ाइल, तो के बाद आप .html ज़रूर लगा देंगे। k.html आप ज़रूर लगा देंगे। इसके बाद आप प्रोग्राम पर कर देंगे सेव पर क्लिक और प्रोग्राम हो जाएगा आपका सेव। तो ठीक है, ये बेसिक से स्टेप्स थे। नोटपैड खोलना है, नोटपैड के अंदर प्रोग्राम टाइप करना है, सेव करने के लिए सेव एज पे जाइए, डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से फाइल का नाम डालिए, .html ज़रूर लगाइए। बिना .html लगाए वो प्रोग्राम आपका HTML लैंग्वेज में सेव नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि आखिर अब हम सीखेंगे प्रोग्राम बनते कैसे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, बेसिक के प्रोग्राम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं हेडिंग टैग्स। पहला जो टैग आता है वो आता है हेडिंग टैग्स। देखिए, HTML जो बेस्ड है वो कम्प्लीटली हेडिंग टेक्स्ट पर ही बेस्ड है। HTML जो है वो कम्प्लीटली हेडिंग टैग पर ही बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, टैग जो होते हैं वो H1 से होते हैं और H1 से जाते हैं H6 तक। केवल 6 टैग यूज़ होते हैं। H1 हेडिंग टैग जो होता है वो आपको
एक बहुत बड़ा व्यूज़ देता है, यानी कि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो काफ़ी बड़ा आपको दिखाई देगा। S2 उससे छोटा, S3, S4, S5, S6। S6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, S6 से छोटा कोई नहीं होता। S7 यूज़ आप डाल भी देंगे तो उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जो भी चीज़ें लिखते हैं ना, हम एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भी कुछ आप इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं वो केवल और केवल अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं, वो आपको प्रोग्राम्स के आउटपुट के दौरान लिखे हुए शो नहीं होंगे। इस एंगल ब्रैकेट के बाहर आप जो कुछ भी लिखेंगे, इस एंगल ब्रैकेट के बाहर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम्स में दिखाई देगा। इसके अंदर लिखेंगे तो प्रोग्राम में शो नहीं होगा, केवल इफेक्ट देखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिखा है इसके अंदर रेड, तो क्या आपको रेड कलर शो होगा या आपको रेड लिखा हुआ दिखाई देगा? आपको रेड कलर शो होगा, रेड लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ एंगल ब्रैकेट के बाहर लिख दिया रेड, तो आपको रेड लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर कलर शो नहीं होगा। यहाँ पर रेड लिखा है तो कलर शो होगा, यहाँ पर रेड लिखा है तो टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रोग्राम बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको क्या चीज़ शो करानी है और क्या चीज़ हाइड करनी है। बेसिकली इसके अंदर हम कोई भी ऐसी चीज़ लिखते ही नहीं हैं कि जो हमें शो ना करानी हो। यहाँ पे हम केवल वही चीज़ें लिखते हैं जो हमें केवल इफ़ेक्ट कराने होते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रोग्राम की तरफ। H1 से S6 हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे HTML का। तो हम शुरुआत करते हैं कि HTML ले लिया, उसके बाद लिया हेड को हम यहीं कहीं क्लोज़ कर देते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग जो है ये HTML की प्रोग्रामिंग जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं करना, आपको समझना भी पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ हमने क्यों की। हमने हेड तो यहाँ पर खोला और यहीं की बंद कर दिया, जबकि हम बाकी सारी चीज़ों को नीचे बंद करते हुए आए हैं। तो ऐसा क्यों? हमने हेड को यहीं खोलकर यहीं बंद क्यों कर दिया और HTML को सबसे लास्ट में बंद क्यों कर रहे हैं? तो जब आप प्रोग्राम बनाए तो ये चीज़ आप करके देखिएगा। आप हेड को मैंने कहा यहाँ बंद करना, आप यहाँ बंद कीजिए, आप सबसे लास्ट में आके बंद कीजिए और इफ़ेक्ट देखिए क्या होता है। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे आपको कोई कमी, आपको जब तक HTML लैंग्वेज नहीं आने वाली। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको केवल थोड़ा सा आपको इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो हेड हो गया, हेड को अपने यहाँ पर हम क्लोज़ कर देते हैं। क्यों करते हैं क्लोज़ ये भी समझ लीजिए। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है, हम मान लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। यहाँ जो मैं हेड लिखता हूँ, हेड के अंदर जो भी कुछ हम लिखते हैं वो हमें यहाँ शो होता है, इस जगह शो होता है। यहाँ पर तो वही फाइल, एडिट, व्यू वगैरह ये चीज़ें आती हैं लिखी हुई। यहाँ से आपकी मेन स्क्रीन शो होती है। जो आप हेड लिखते हैं वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अगर आपने हेड को सबसे नीचे बंद कर दिया तो क्या होगा? आपका पूरा प्रोग्राम जो बनाया है वो पूरा का पूरा हेड में चेंज हो जाएगा, जबकि हेड हमें केवल यहाँ रखना होता है। अगर हमें यहाँ पर हेड पर कुछ शो कराना है तो हम हेड लिखते हैं, अदरवाइज़ हमें हेड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आता है टाइटल। टाइटल में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो आपके टाइटल पे शो होता है। जैसे कि कंप्यूटर चला रहे हैं तो ऊपर फाइल का नाम लिखा हुआ आता है, तो वो क्या है? वो उसका टाइटल है। तो टाइटल में आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं बना रहा हूँ फेसबुक का एक पेज बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया फेसबुक और टाइटल को यहीं कहीं क्लोज़ कर दिया। सेम वही कंडीशन इसके साथ भी, टाइटल को हम हैंड टू क्लोज इसलिए करते हैं, अगर हम नीचे बंद कर दिया तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो भी टाइटल बन जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। तो टाइटल लिखा, फेसबुक लिखा और टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। अब आते हैं हम बॉडी पर। बॉडी क्या काम करती है? बॉडी आपके जो पेजेस का कलर है वो डिज़ाइन करने का काम करती है। जो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हमें लेफ़्ट से कितनी जगह छोड़नी है, राइट से कितनी जगह छोड़नी है, पीछे कौन सा कलर रखना है, कैसा बैकग्राउंड रखना है, किस कलर में रखना है, पीछे कोई इमेज दिखानी है, ये सारी चीज़ें जो शो करती है ये बॉडी शो करता है। तो बॉडी हम एक टैग यूज़ करते हैं BG कलर। यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, हमने टैग यूज़ किया BG कलर। BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर, ध्यान रहे कि BG कलर में स्पेस नहीं है और कलर की स्पेलिंग जो है वो COLOR होती है इस लैंग्वेज में, अदरवाइज COLOUR होती है। तो BG COLOR हो गया। BG कलर के अंदर हमने डाला रेड, हमने यहाँ पर कलर कर दिया। तो क्या होगा? तो जो आपकी स्क्रीन है पीछे जो वाइट एरिया आ रहा है लिखा हुआ, आउटपुट के दौरान जब आप इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, आउटपुट देखेंगे इसका, तो वो पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो आपकी रेड हो जाएगी, मतलब पूरा पेज जो है, बैकग्राउंड पेज जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये काम हुआ इसका। आप यहाँ पर कोई भी कलर और यहाँ पर डाल सकते हैं।
उसके बाद आते हैं H1, हेडिंग 1। हेडिंग 1 को आपने क्लोज़ कर दिया। हेडिंग 1 के आगे यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट डाला और फिर H1 को कर दिया क्लोज़। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो आपने, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ कर दिया। फिर लिया आपने H2, सेम यही प्रोग्राम आपने यहाँ लिया, फिर इसको H2 की तरह क्लोज़ कर दिया। फिर ऐसे ही H3, H4, H5, S6। S6 के बाद S7 तो आएगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स में लेके चल सकते हैं। ये आप कर सकते हैं H2, S3, 4, 5, 6 के बाद आप वापस 5 ले लीजिए, फिर 4, 3, 2, 1, फिर से चाहे तो 2, 3, 4, 5। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारे टैग एक साथ यूज़ होने हों, ज़रूरत के हिसाब से टैग यूज़ होते हैं। अगर आपको एक सिंपल लाइन ही दिखानी है तो आप H1 का यूज़ कीजिए। आपको थोड़ी सी लाइट लाइन दिखानी है, ज़्यादा मोटी लाइन नहीं दिखानी, बोल्ड लाइन नहीं दिखानी, तो H2 का यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप H1 भी लें, H2 भी लें, 3, 4, 5 सारे चीज़ें एक साथ लगा दें, नहीं। प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा गया है और किस तरह से आपको वो करना है। तो H3, 4, 5, 6, फिर से 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जब आप फाइनली इसको सेव करेंगे, आप बॉडी को क्लोज़ करेंगे और यहाँ से इसको HTML को क्लोज़ कर देंगे और प्रोग्राम को कर देंगे सेव। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पहली वाली हेडिंग यहाँ तक आ रही है, दूसरी हेडिंग इस तरह से हो गई, तीसरी, थर्ड, H3, H4, H5, H6, ये आपका H6 तक का आउटपुट आ गया। अब आपने क्या किया हुआ है, वापस आपने H5 भी लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, ये लाइन वापस यहाँ आ जाएगी, H5, H4, H3, H2 और H1। इस तरह से आपको ये आउटपुट आपका दिखाने लग जाएगा। तो ये होता है हेडिंग टैग का यूज़। इस तरह से हम हेडिंग टैग का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हम और कौन कौन से नए नए टैग यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि अब हम सीखेंगे, अब हमने हमारा एक बेसिक कलर आ रहा है, ब्लैक कलर में हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम सीखेंगे कि आगे हम कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर चेंज तो आपने कर ही लिया, हम जो टेक्स्ट है जो आप लिख रहे हैं उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सारा टेक्स्ट जो आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है वो आपका ब्लैक में आ रहा है, तो हम उसको रेड में कैसे ला सकते हैं, या इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए वही HTML, फिर से वही हेड को अपने वापस यहीं कहीं क्लोज कर दिया। टाइटल, फिर से आया बॉडी में डाला आपने फिर से वही BG कलर। इस बार BG कलर हमने येलो कर दिया रेड की जगह। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ एक टैग होता है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। इसके अंदर आप इस टैग को लगाने के बाद जो भी कुछ आप लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा। जैसे कि आपके बुक्स में होता है पैराग्राफ होता है, सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप कितनी भी बड़ी लाइन लिख सकते हैं। ये बात पहले पता चुकी जो कि अगर कुछ चीज़ शो करानी है ना, टेक्स्ट कुछ शो कराना, चाहे कुछ इमेज शो करानी है, तो वो आपको इसके बाहर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी कुछ आपको शो कराना है। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी जो भी कुछ लिखना था, आपको कुछ बुक का कंसेप्ट है या कुछ भी टॉपिक्स लिखना है, वो सब आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको कर देंगे P को क्लोज। नेक्स्ट आता है बोल्ड, B स्टैंड फॉर बोल्ड। इससे क्या होगा, अक्षर आपके बोल्ड हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया B को क्लोज। फिर आया बोल्ड, फिर आया इटैलिक, फिर से यहाँ पर इटैलिक, यहाँ पर हमने I को बंद कर दिया और वापस आया यहाँ पर U अंडरलाइन। यहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन को बंद कर दिया। ये चीज़ हुई पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और कौन से टैग यूज़ होते हैं, एक होता है यूज़ टाइपराइटर टाइप। इसके अंदर जो भी आप कुछ टाइप करते हैं वो ऐसे टाइप होगा जैसे कोई टाइपराइटर टाइप कर रहा हो। तो यहाँ से हमने यूज़ कर दिया टाइपराइटर टाइप।
नेक्स्ट आते हैं टाइपराइटर टाइप से अलावा और क्या हो सकते हैं। देखिए पैराग्राफ हुआ, बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू, मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ ग्रीन। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी टेक्स्ट लिखा जाए वो ग्रीन हो। तो फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन लिखा। यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट लिखना था वो आपने लिखा, और कुछ भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब क्या है, देखो अब चाहते हो फ़ॉन्ट कलर तो आपने ग्रीन ले लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि पैराग्राफ मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो। ये तो फ़ॉन्ट कलर तो ग्रीन आए ही आए वो, लेकिन उसका कलर ग्रीन तो हो गया, वो बोल्ड भी हो जाए, इटैलिक भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए। तो मैं कह चुका हूँ आपसे पहले भी, आप कोई भी टैग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग, अपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो मैं इससे पहले यहाँ बोल्ड भी लगा सकता हूँ, इटैलिक भी लगा सकता हूँ, अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर, इस चारों टैग एक साथ यूज़ हो गए। अब जो मेरा आउटपुट आएगा इस लाइन का वो कलर ग्रीन होगा, बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। चाहूँ तो मैं केवल 2 यूज़ कर सकता हूँ, चाहे 1 यूज़ कर सकता हूँ या तीनों यूज़ कर सकता हूँ, कोई सा भी यूज़ ना करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट को समझिए क्या है। सुपर इसका कंसेप्ट, सुपर इसके कंसेप्ट कुछ ऐसा है जैसे कि मुझे लिखना है आई स्टडी इन क्लास 10th। आपको इस तरह से लिखना है, आई स्टडी इन क्लास 10th। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसमें हमें आप देख रहे हो कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो ऊपर गई है, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट का। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ऊपर से आपको समझाता हूँ। सुपर, ये जो चीज़ ऊपर गई है इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे, आपने फ़ॉन्ट में लिख लिया, कलर डाल दिया, फ़ॉन्ट कलर इसको आपने डाल दिया, ग्रीन ही ले लिया। ग्रीन लेने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, आई स्टडी इन क्लास 10। तो आपने लिखा आई स्टडी इन क्लास 10, तो आपने लिख दिया। अब क्या है, 10 तो लिख दिया, अब आपको TH ऊपर लाना है, तो आप यहीं पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर लेंगे। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया और यहाँ पर लिख दिया केवल TH, खाली TH, और यहाँ पर फिर बंद कर दिया सुपर स्क्रिप्ट को। ये देख रहे हो मैंने क्या काम किया है, मैंने काम किया है कि मैंने सुपर स्क्रिप्ट के बाद TH को लिखा और फिर तुरंत इसको बंद कर दिया। अगर मैं इसे बंद नहीं करूँगा तो क्या हुआ, इसके आगे मैं जो भी लिखूँगा, इसके आगे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो इसी के पैरेलल चलता चला जाएगा, यानी कि वो सब इसके पैरेलल आ जाएगा, और जो ये सब इसी का ही एक पार्ट बन जाएगा। लेकिन हमें पार्ट में क्या रखना है, इसका केवल TH रखना है, इसलिए मैंने सुपर स्क्रिप्ट को यहीं की यहीं इसको क्लोज कर दिया। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा आता है, जैसे कि आपको कुछ एक लिखना है, O2 लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है इसका O2। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक इस सेम आ जाएगा इस तक। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इसको सब स्क्रिप्ट। ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। देख ऊपर जा रहा है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे आ रहा है तो सब स्क्रिप्ट। आपने लिखा 2, यहाँ से पहले आपने ले लिया था O, केवल O, फिर आपको ये 2 नीचे लाना है तो सब स्क्रिप्ट 2 लिखा, और फिर डायरेक्ट तुरंत बाद इसको सबको कर दिया क्लोज। तो जब आपका आउटपुट रन आएगा तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा O2, और जो वो आपका सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो आपको दिखाएगा 10, इस तरह से दिखाएगा लिखा हुआ। तो ये थी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की बात। सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। अब हम देखो हमने फ़ॉन्ट कलर तो चेंज करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि फ़ॉन्ट कलर का साइज़ कैसे चेंज होता है। अब तक आप जो भी कुछ लिख रहे हो वो सब एक ही साइज़ में आ रहा है, आप अक्षर को बड़ा और बड़ा चाहते हैं या और थोड़ा छोटा चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अक्षरों को छोटा कैसे किया जाए। तो हमने लिखा
फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर आपने इस बार फ़ॉन्ट कलर हम ग्रीन ही रहने देते हैं, यहाँ डाल दिया साइज़। अब आप साइज़ का मीन्स ये है कि जो भी आप यहाँ पर साइज़ डालोगे उसी साइज़ में आपके टेक्स्ट शो होंगे। तो फ़ॉन्ट कलर साइज़ इक्वल टू आपने डाल दिया 10। तो अब आप इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे उन सब का साइज़ केवल 10 होगा। दूसरा भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम कलर भी यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू इस बार हमने ले लिया पिंक और डाल दिया साइज़ इक्वल टू 15। तो अब जो आएगा वो जो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको साइज़ वो कलर दिखाएगा पिंक में, और इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो पिंक में होगा, उसका साइज़ 15 होगा। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अब तक क्या हो रहा था, एक चीज़ और देखने वाली है कि अब तक आपके जितने भी टेक्स्ट आ रहे थे वो सारे लेफ़्ट से ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लिखना लेफ़्ट से। मैं चाहता हूँ मेरी जो टेक्स्ट हो वो सेंटर से लिखा जाए या राइट से आए। तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके लिए लिखेंगे फ़ॉन्ट कलर इसका इक्वल टू हमने पिंक ही रहने दिया, साइज़ डाला 18, और साइज़ के लिए उस पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन टैग। यह आपका नया टैग आया है अलाइन। अलाइन टैग का यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करनी हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या कुछ भी हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन। अलाइनमेंट क्या हो सकते हैं, देखो या तो अक्षर लेफ़्ट से शुरू हो सकते हैं, या टेक्स्ट आपका राइट से हो सकता है, या फिर सेंटर से हो सकता है। केवल 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यूज़ किया सेंटर। सेंटर के बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ से लिख रहे हो, सेंटर के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है कंप्यूटर, मुझे लिखना है कंप्यूटर। तो फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू पिंक, साइज इक्वल टू 18, अलाइन इक्वल टू सेंटर, और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। बस इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अब क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा जो आपने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा वो आपके यहाँ पर आके शो होगा। अगर आप सेंटर की जगह कर देते हैं राइट, अगर आप सेंटर की जगह कर देते हैं राइट, तो क्या होगा, फिर वो आपका इस साइड से शो होगा, यहाँ पर शो होगा। ये आपकी पूरी स्क्रीन है, मान लेते हैं ये पूरी स्क्रीन है, ये लेफ़्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, वो राइट हो गया, लेफ़्ट सेंटर राइट। तो अब अगर आपने यहाँ पर राइट कर दिया तो वो टेक्स्ट आपको यहाँ से शो होगा। हाँ, लेकिन आप इसमें आप ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर आप सेंटर राइट एक साथ तो लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि पोजीशन या तो लेफ़्ट हो सकती है सेंटर, या राइट केवल एक हो सकती है। तो प्रोग्राम बना के तो ऐसी गलती ना करें कि सेंटर और राइट दोनों लिख दें, तो वो प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो हमने फ़ॉन्ट कलर की पोजीशन करना भी सीखा, ये भी सीख लिया कि उसका साइज़ कैसे अलाइन किया जाए। अब बारी आती है उसका लैंग्वेज चेंज करने की। लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। हमें जो आउटपुट आ रहा है वो एक ही लैंग्वेज में आ रहा है सारा लिखा हुआ, मुझे ये लैंग्वेज ही बदलनी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए यूज़ करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं, हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फेस। इनका भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर मैं फ़िलहाल फ़ॉन्ट फेस ले रहा हूँ। फ़ॉन्ट फेस आपने यहाँ पर डाल दिया कर्सिवा, या आपने डाल दिया एरियल ब्लैक। एरियल फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल ब्लैक। इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे, सपोज आपने लिखा माउस, तो आप जब आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज़ जो है, ये जो माउस लिखा हुआ आ रहा है, ये और लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है, इसकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। तो हम इस तरह से किसी भी उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, किसी भी की टेक्स्ट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू पिंक, साइज इक्वल टू 18, अलाइन इक्वल टू सेंटर, फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल ब्लैक। ये सारी चीज़ आप एक साथ लिख सकते थे, ठीक है। तो ये यही मैं बता रहा हूँ कि HTML जो है वो केवल एक थोड़ा समझ की बात है। तो आपको कोई भी टैग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, केवल अपनी ज़रूरतें करनी है और केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। हल्की सी प्रैक्टिस की घर पे कीजिए, आपको ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा इसी ही चैप्टर से आता है, HTML और CSS से ही आता है। बाकी सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। थ्योरेटिकल पर ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, लेकिन अगर आपका HTML का प्रोग्राम बिल्कुल सही है तो आपको पूरे के पूरे ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हमने सीखी। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब हम सीखेंगे, देखो अब तक हमने टेक्स्ट यूज़ करना सीख लिया, टेक्स्ट को लाइन में लाना सीख लिया, लिखना सीख लिया, लेफ़्ट में लिया है, सेंटर में लिया है, राइट में लिया है, उसका कलर भी चेंज कर लिया, उसका फेस भी चेंज कर लिया। अब क्या, अब हम सीखेंगे इमेजेस लाना, क्योंकि
HTML के अंदर क्या होता है, वेब में क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, आपके इमेजेस भी पड़ी होती हैं, वीडियोस भी पड़ी होती हैं, टेक्स्ट भी पड़ा होता है, लिंक्स भी पड़े होते हैं, और ये सब चीज़ें आपकी कॉम्बिनेशंस होती हैं वेब पेजेस में। तो अब तक तो हमने केवल टेक्स्ट सीखा है, अभी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अब हम सीखेंगे इमेजेस के बारे में कि अगर हम अपने पेजेस पर कोई इमेज लगाना चाहें तो हम कैसे लगा सकते हैं और क्या क्या टैग्स हमें उसको समझने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलते हैं हम आगे। देखिए इमेजेस कैसे लगाई जाएगी। अगर आपको केवल बैकग्राउंड पे इमेजेस लगाने हैं, मैं इतना पोर्शन आपके आउटपुट के लिए रख लेता हूँ कि यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि वो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। यहाँ से हमारा शुरू होता था क्योंकि अब तक हम बैकग्राउंड पे केवल हम ला रहे थे, केवल कलर ला रहे थे। अब हम क्या लाएंगे, अब हम इसके पीछे लाएंगे इमेजेस। तो इमेजेस कैसे आएगी, बैकग्राउंड। तो हमें इमेजेस लाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है बैकग्राउंड। अगर आपको केवल एक कलर लाना है तो आप लिखेंगे BG कलर, लेकिन अगर आपको पूरी इमेजेस लानी है तो आप उसको पूरा लिखेंगे बैकग्राउंड विदाउट स्पेस। BG कलर भी विदाउट स्पेस है और ये भी विदाउट स्पेस है। तो बॉडी BG कलर इक्वल टू, आपने ये टैग आपने यूज़ किया, इसको आपने यहाँ पर लाके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। तो देखो आपकी बुक्स में क्या मिलेगा, जब आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आप देखोगे कि आपके HTML लिखा हुआ है, फिर टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद हेड बंद हो रहा है। ठीक है, पहले हेड ओवर मिलेगा, टाइटल मिलेगा, टाइटल क्लोज होगा, हेड होगा। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कह चुका हूँ ये एक लैंग्वेज है, ये एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज है। अगर आप उसको इस तरह से भी रन करते हैं तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम तब भी रन हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल बुक्स का ही एक्यूरेट समझें, कुछ आप अपना लॉजिक भी यूज़ करें, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से कि आप HTML की कौन सा टैग कहाँ पर कितने तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी, बैकग्राउंड, यहाँ पर आता है इमेज का एड्रेस। जो आपको इमेज आपको लगानी है उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। एड्रेस लाने का तरीका थोड़ा अलग है। एड्रेस लाने के तरीका आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे आपकी इमेज शो है C ड्राइव में, तो आपको C ड्राइव में जाना पड़ेगा। C ड्राइव से आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, जैसे कि गॉड्स के नाम का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कृष्ण नाम की एक इमेज है। तो ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी करना है, अपने सिस्टम से पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है, और ये पूरा एड्रेस आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना है। ये ज़रूरी है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लिंक्स का काम कर रहा है। हम जितने भी लिंक्स होती हैं ना, उन सब को हम इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ कर सकते हैं। अब से पहले देखो, जैसे पहले कि हमने यहाँ पर यूज़ करे थे रेड, तो मैंने उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया, लेकिन बुक के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास भी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, नहीं लगाता हूँ तो भी प्रोग्राम रन हो रहा है। फ़र्क क्या, बस केवल लगाते इसलिए कि एट्रीब्यूट्स होता है, अगर उसको लगाए ना लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम आपका रन होगा ही होगा। लेकिन लिंक्स में ऐसा नहीं होता, लिंक्स में तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो आउटपुट आपका आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपने यहाँ पर उसका इमेज का एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद क्या होगा, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि वही चीज़ आपकी सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही है। जो आपने इमेज सेलेक्ट की थी वो इमेजेस यहाँ पर आ गई है। अब हम देखेंगे, अब हम इमेजेस के ऊपर इमेज लगाना। अब जो ये जो इमेज थी ये तो बैकग्राउंड थी, अब हम जो आपके मेन इमेजेस हैं वो यूज़ करना सीखेंगे। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है टैग इमेज SRC, इमेज स्क्रीन। और यहाँ पर इमेज का एड्रेस सेम, जैसा एड्रेस ऊपर दिया था सेम वही, आगे कुछ नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो थी इमेज, तो आ गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमेज होती है बड़ी SD में, हमें इमेज चाहिए छोटी सी। अब हमें इसकी हाइट और विड्थ भी तो चेंज करनी है। अगर हमें इमेज हमें तो बहुत बड़ी नहीं चाहिए, हमें तो छोटी सी चाहिए इमेज, अपने लिमिटेड के हिसाब से चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो हम वो इमेज का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा इमेज SRC। इमेज SRC के बाद यहाँ पर अपने इमेज का एड्रेस दे दिया।
एड्रेस देने के बाद यहाँ आपने लिखा HEIGST हाइट। HEIGST हाइट क्या रखनी है आपको उसकी 200 रखनी है हाइट। और विड्थ क्या रखनी है उसकी, विड्थ जो रखनी है आपको उसकी केवल रखनी है 400। ठीक है। अगर आपकी इमेजेस की हाइट कितनी ही क्यों ना हो, चाहे वो 2000 में क्यों ना जा रही हो, 500 में क्यों ना जा रही हो, अगर आप उसे ये डाल देंगे तो ये कंपाइलर का काम है उसको अपने आप इमेज को कॉम्पैक्ट करके दिखाना। तो हमारे पास हाइट भी हो गई, विड्थ भी हो गई। अब बारी आती है पोजीशन की। मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी इमेज यहाँ शो हो, मैं तो चाहता हूँ अलग अलग पोजीशन पे शो हो, लेफ़्ट राइट सेंटर, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो कौन सा टैग बताया था मैंने पोजीशन के लिए, अलाइन टैग बताया था। अलाइन टैग लिखिए, अलाइन टैग के बाद यहाँ पर लिख दीजिए जो पोजीशन आपको रखनी है, जैसे कि आपको रखना है राइट, यहाँ पर राइट डाल दीजिए तो वो इमेजेस क्या होगी, वो आपकी राइट में आ जाएगी। सेम इसी तरह से यही कोडिंग आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी इमेजेस आप यूज़ करना चाहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, उतनी बार आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वो आपका आउटपुट अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। ये कंपाइलर का काम है उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो हमने इमेज लगाना सीखा, इमेज SRC हाइट डाला, उसके ऊपर विड्थ डाला, उसकी विड्थ भी कम की, अलाइन टैग डाला। हम चाहें तो इमेज का बॉर्डर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए बॉर्डर, बॉर्डर के आगे लिख दीजिए 10। अब बंद कर दीजिए तो क्या होगा, इमेजेस का बॉर्डर भी हो जाएगा। तो सेम यही लाइन आप 4-5 बार रिपीट करके देखिएगा जब आप प्रोग्राम बनाएं। बस आपको क्या चेंज करना का पड़ेगा, अलाइन चेंज करना है और उसका बॉर्डर चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेन जो टॉपिक्स मैं आपको पिछली बार पढ़ा रहा था वो था टेबल्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से टेबल्स आपके प्रोग्राम्स में आती ही आती है। टेबल्स आपके प्रोग्राम में आएगी ही आएगी। तो हम टेबल्स के लिए क्या करेंगे, देखो टेबल्स के लिए यूज़ होता है टेबल टैग। मैं एक आउटपुट लिख ले रहा हूँ, मुझे टेबल चाहिए ये वाली। आपको ये HTML के प्रोग्राम्स कोई नहीं बना के दिखाने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छी तरह से सीख लें HTML को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाली है और ज़रूर आएगी एग्ज़ाम में, टेबल्स बनाने के लिए आती है। तो ये HTML की कोडिंग बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, और बहुत आसान भी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो हम यूज़ कर सकते हैं HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सब सेम है। हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट अपने मेन कोडिंग से। इस बार मैं यूज़ करने जा रहा हूँ टेबल से। तो मैंने टैग यूज़ किया टेबल। अब टेबल यूज़ करने का मतलब ये है कि अब मैं इसके आगे जो टैग यूज़ करूँगा वो केवल और केवल टेबल से रिलेटेड होंगे। जो पीछे वाले टैग है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेबल टैग के मेन, जो टेबल टैग के साथ जो टैग यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर ज़रूर यूज़ करने ही करने पड़ेंगे। तो हमने क्या काम किया, हमने काम किया कि शुरुआत करते हैं टेबल रो से। टेबल रो का मीन्स ये है कि आपकी टेबल्स का पॉइंट यहाँ पर है, अभी कॉलम बना नहीं है, कॉलम बनेगा। तो टेबल्स रो हमने लिख दिया। अब इसका सेंस ये होगा कि अब जो बनाएंगे अब टेबल ही बनेगी आगे। टेबल रो लिखने का मतलब ये टेबल ही बनेगी, और रो का मतलब ये है कि रो बनेगी। कभी भी टेबल ऐसे नहीं बनती, टेबल जो बनती है वो ऐसे ही बनेगी। तो हम इस तरह से चलते हैं। तो अगर आपके आउटपुट में ये लिखा हुआ, मुझे आंसर में ये लाना है लिख के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मुझे आउटपुट में लाना है। ये मेरी टेबल है, ऐसे मुझे टेबल बनानी है। तो टेबल जो बनेगी वो 1 2 3 4 ये फॉर्म में बनेगी, भले ही चाहे आपके कंसेप्ट ऐसे क्यों ना बनी हुई है, चाहे यहाँ पर 2 यहाँ लिखा हो, 3 यहाँ लिखा हो, 4 यहाँ लिखा हो, चाहे इस तरह से लिखो, चाहे आपको यहाँ पर 5 आ रहा हो, लेकिन टेबल बनेगी ऐसे ही। यानी कि पहले आउटपुट के दौरान पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 3 बनेगी। इसी तरह से रो ही बनेगी, कॉलम्स नहीं बनने वाले। तो हमें यही चीज़ सीखनी है। मैं इसको वापस इसको ठीक कर देता हूँ। हमें इसी तरह से बनानी है। तो टेबल रो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेबल डाटा का। टेबल डाटा में पहला क्या है वर्ड, 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरा, टेबल डाटा में क्या लिखा हुआ है, 2 आ गया। तीसरे में अब यहाँ चाहें, इससे पहले आप केवल खाली ये यूज़ नहीं करना, आप चाहें तो इनके आगे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।
ये भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर इजकल टू रेड, साइज़ इजकल टू 10, फ़ॉन्ट कलर इजकल टू रेड, साइज इजकल टू 10, ये आपने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से फिर आपने इसके आगे लिख दिया 2। तो आप देखेंगे कि आप देखो, हम ये पहले भी यूज़ कर रहे थे और अब भी यूज़ कर रहे हैं इसको, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। फ़ॉन्ट कलर इजकल टू आपने यहाँ पर डाल दिया पिंक, साइज़ इजकल टू आपने डाल दिया यहाँ 12 और यहाँ लिख दिया 4। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, अब आपकी टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, 4 तक कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट रो पे आना है, ठीक है, नेक्स्ट रो पे आना है। ऐसा तो है नहीं कि आप इसी को लिखते चले जाएंगे, टेबल डाटा को लिखते चले जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट रो पे आना है। नेक्स्ट रो पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुरानी रो को बंद करनी पड़ेगी। तो हमने क्या काम किया, पुरानी रो को बंद कर दिया। याद रहे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट रो पे आए, नेक्स्ट रो पे आने के लिए इस वाली रो को बंद करना ज़रूरी है। तो हमने टेबल रो को बंद कर दिया। अब फिर से टेबल बनानी है, तो फिर से टेबल ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेबल रो। अब आप यहाँ फिर आप शुरू होते चले जाएंगे, टेबल डाटा, फिर से 5, टेबल डाटा, ऐसे ही 6 7 8 9 10 16 तक आप इसको ऐसे ही बना लेंगे। जब आप 8 पे पहुँच जाएंगे, 8 पे जाने के बाद आपको फिर से टेबल रो को बंद करना पड़ेगा। यानी कि मैंने 4 तक लिख दिया, तो 5 6 7 8 वापस टेबल रो बंद, फिर 9 10 11 12 वापस रो बंद, फिर ऐसे 13 14 15 16 वापस रो बंद। जब आपके सारी टेबल से कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनली आप जो बंद कर देंगे वो बंद कर देंगे टेबल को। और फाइनली इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो बॉडी क्लोज होगा, और फिर जो प्रोग्राम होगा वो बंद होगा HTML का। ओके, तो ये था हमारा टेबल का कंसेप्ट। अभी ये बेसिक सी टेबल है बनानी, अब जाओ नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे तो ये वीडियो जो है थोड़ी टिपिकल्स भी होती चली जाएंगी। आने वाले टाइम में आपको वीडियोस में ये हो सकता है कि आपका ये सेल पूरा एक है, ये पूरा सेल एक है। अब हम इस तरह की टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ एक सेल किया हुआ है और यहाँ पर एक सेल किया हुआ है। आने वाले टाइम में हम इस तरह की टेबल्स को सीखेंगे कि जैसे ये एक पूरी टेबल है, तो हम इस तरह की टेबल्स कैसे बना सकते हैं। बीच में यहाँ पे कोई टेबल नहीं, अब तक तो कॉमन टेबल आ रही थी। अभी टेबल्स यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कोई रो नहीं है, ये पूरी 2 जो सेल थे ये एक रो है, यहाँ पर 2 सेल थे एक रो है, यहाँ पर 2 सेल थे वो एक रो है। तो आने वाले टाइम में हम जो है इनको सीखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक्स में हम सीखेंगे कि हम जो कोई भी अगर लिखना चाहे, जैसे 1 एप्पल हमें ऐसे लिखना है, 2 एप्पल हमें बनानास लिखना है, तो आखिर हम ये नंबर फॉर्मेट में कैसे लाते हैं। तो इनमें नंबर फॉर्मेट्स में लाने के लिए हम टैग जो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं OL और LI का। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, LI स्टैंड्स फॉर टेबल लिस्ट। तो अब अगर हम कोई नंबर सीरीज़ में कोई चीज़ लानी है तो हम OL का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मेन प्रोग्राम्स पे आते हैं, जल्दी जल्दी समझाते हैं। देखिए जैसे कि आपको यूज़ करना है OL, ऑर्डर लिस्ट के बाद LI के आगे आपने लिखा एप्पल, फिर से LI, फिर से बनाना, फिर इसी तरह से आप जितनी चाहें उतनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। जितनी बार LI यूज़ किया होगा उतने ही नंबर्स आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 10 यूज़ किए हैं तो आपको 10 ही मिलेंगे लिखे हुए, एक भी कम नहीं मिलेगा, एक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बन जाने के बाद हम क्लोज़ कर देते हैं OL को। तो ये हुआ हमारा एप्पल बनानास की फॉर्मेट, इसको हमने सीखा। अब हम सीखते हैं इसके और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अब तक तो आपका ये आ रहा था, 1 2 3 4 आ रहे थे। अब मैं जो यूज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनकी जगह ये ना आए, इनकी जगह आए ABC लिखा हुआ है। तो कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं OL टाइप इजकल टू, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में लिख देंगे A, और यहाँ पर ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे अब करने के बाद, चेंजेस करने के बाद, सेव करने के बाद, तो अब देखेंगे अब वो नंबर फॉर्मेट 1 2 3 में जो लिखे हुए आ रहे थे वो ABC में कन्वर्ट हो गए।
अगर आप ये इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख देते हैं तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे, ये आपके ए बी सी में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो यहाँ पर ये चेंज होके के फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं सिंपल इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड आई वाले छोटे वाले, तो यहाँ पर ये आई, फिर ये इस तरह से आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो OL आ गया। अब एक चीज़ और है, मैं नहीं चाहता कि मेरे नंबर 1 से शुरू हो, मैं चाहता हूँ मेरा नंबर 5 से शुरू हो। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें 1 से शो नहीं कराना, हमें 5 से लिस्ट शो करानी है। तो इसके आगे हम एक टैग और यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है स्टार्ट इक्वल टू 5। अब क्या होगा, अब जो आपके नंबर हैं वो आपके 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलेंगे, ऊपर की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर आपने खुद और यहाँ पर डाला है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, आपको शुरुआत करनी है 5 से। तो ये था OL टैग का काम। OL टैग का यूज़ केवल उस जगह किया जाता है जहाँ पर हमने कोई चीज़ सीरीज़ में दिखानी हो। अगर हमें अन सीरीज़ में दिखानी है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो सीरीज़ में ना हो, जैसे कि आपको दिखाने हैं बुलेट्स, आपको दिखाना है सर्कल, आपको दिखाना है रेक्टेंगल, तो ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो चीज़ें हैं वो सीरीज़ में ना हो। सीरीज़ में जैसे देखिए अगर आप यहाँ, मैंने यहाँ पर एप्पल बनानास लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर संडे मंडे कर दूँ, संडे मंडे कर दूँ तो क्या होगा, तो ये तो सीरीज़ ही तो होती है ये। इसके लिए तो आपको 1 2 3 का ही यूज़ करना पड़ेगा, ABC का यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जहाँ पर आपको सीरीज़ में ही चीज़ें शो करानी सीरीज़ में शो करानी होती हैं, वहाँ यूज़ करते हैं OL का। लेकिन जहाँ पर हमें सीरीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी कोई सा भी चीज़ यूज़ कर लो, जैसे कि सब आप लेते वेजिटेबल सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले पोटैटो लिखो या दूसरे नंबर पे टमाटो लिखो, आप कोई भी सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं UL का। OL का पूरा नाम था ऑर्डर लिस्ट, UL का पूरा नाम है अनऑर्डर लिस्ट। फ़र्क सिर्फ इतना है और कुछ चेंजेस के अंदर नहीं है। तो UL, लेकिन बाकी सब चीज़ सेम वही है। इसके अंदर LI, अब आप यहाँ पर लिखेंगे एप्पल, अब यहाँ लिखेंगे फिर से LI, यहाँ पर दूसरा वेजिटेबल, फिर से LI, यहाँ पर तीसरा वेजिटेबल, इस तरह से आप इसको दिखाते हुए चले जाएंगे। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, जो अपन ने लिखा हुआ है ये, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। अब आ तो रही है यहाँ पर बुलेट्स है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर सर्कल आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, OL UL यहाँ पर डाल दूँगा टाइप इक्वल टू सर्कल। तो अब क्या होगा, ये बुलेट्स जो आ रहे थे ये सर्कल में चेंज हो रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ रेक्टेंगल, तो ये जो चेंज है ये चीज़ आपकी रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट का यूज़ नहीं कर सकते, कि नहीं करते, बल्कि क्यों नहीं करते, क्योंकि है तो रेक्टेंगल ही। आप 5 भी डाल दोगे तो भी रेक्टेंगल ही दिखाएगा, 2 पे डाल दोगे तो भी रेक्टेंगल दिखाएगा। इसलिए यहाँ पर स्टार्ट का यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सभी के सभी रेक्टेंगल ही शो करेंगे, नंबर सीरीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पर अब स्टार्ट का यूज़ करना पड़े। तो OL आपने सीखा, UL आपने सीखा, रेक्टेंगल आपने सीखा, ये आपका मैंने प्रीवियस क्लासेस का रिपीट करा दिया। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम थोड़ी टिपिकल चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि आपको ये टेबल बताई थी, ये टेबल जो होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स होती हैं, इनको हम बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज है, तो इसमें क्या होता है, सॉरी